स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सीएस एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ की इस क्लास में, जहां पे हम लोग आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में सेक्शन नंबर 101 से आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। बट इस नए डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक बार ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि हम लोगों ने सेक्शन नंबर 101 में क्या पढ़ा था। एंड तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोगों ने सेक्शन नंबर 101 में उस पर्टिकुलर मीटिंग के नोटिस से रिलेटेड बात करी थी कि जब भी हम लोग मेंबर्स मीटिंग करेंगे, चाहे वो एजीएम हो सकती है या ईजीएम हो सकती है, तो जब भी हम लोग उस मीटिंग को करेंगे तो उस मीटिंग को कंडक्ट करने से पहले हम लोगों को नोटिस देना पड़ेगा। तो वो नोटिस कितने डेज पहले का होना चाहिए? 21 क्लियर डेज का होना चाहिए। एंड यहां पर यह भी बात थी कि शॉर्टर नोटिस पर भी हम लोग मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, और शॉर्टर नोटिस के केस में दो अलग अलग प्रोविजन थे। एक था 90%, वो एजीएम के केस में था, और 95% अदर देन एजीएम के केस में था कि यदि आपको एजीएम करना है तो मिनिमम 90% वोटर की, मतलब जिनके पास में वोटिंग राइट्स है, उनकी कंसेंट होनी चाहिए। और एजीएम के अलावा यदि कोई मीटिंग कंडक्ट करना है और वहां पर यदि आपको शॉर्टर नोटिस पर मीटिंग कॉल करना है तो उसके लिए वहां पे 95% ऑफ द ऐसे पर्सन जिनके पास वोटिंग राइट है, उनकी क्या होनी चाहिए? हमारे पास में कंसेंट होनी चाहिए। और सेक्शन 8 कंपनी के लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन 8 कंपनी यदि प्रॉपर लॉ का कंप्लायंस करती है, सेक्शन नंबर 92, सेक्शन नंबर 137 और 129 का यदि उन्होंने कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया है, तो उस केस में मेरे भाई वो लोग इंस्टेड ऑफ 21 डेज 14 डेज के नोटिस पर भी क्या कर सकते हैं? वो लोग मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। फिर वहां पर बहुत सारी बातें थी कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या आपको मेंशन करना है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी कि भेजना कैसे है ना, उसको रिसीव करने का तरीका क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकते हो आप उसको आप लोग थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या रजिस्टर्ड कुरियर भी भेज सकते हो। ऐसा हम लोगों ने वहां पर डिस्कशन किया था। नाउ उसी के साथ साथ ना मैंने तुम लोगों को सेक्शन नंबर 102 को भी एक्सप्लेन किया था, और मैंने क्या बोला था कि सेक्शन नंबर और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब क्या? उस ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज को छोड़कर, और वो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी कितने टाइप की थी? 4 टाइप की। तो उस 4 टाइप की ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज को छोड़कर यदि हम लोग कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं उस मीटिंग में, या कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको शेयर होल्डर को पहले से अवगत कराना पड़ेगा। और शेयर होल्डर को पहले से अवगत कराने का मतलब क्या है? वहां पर आपको शेयर होल्डर को बोलना पड़ेगा कि मालिक, हम इस पर्टिकुलर मीटिंग में इन मैटर पे डिस्कशन करेंगे, और इन पर्टिकुलर मैटर पे वहां पर आपको वोटिंग करना है। तो शेयर होल्डर जब उस मीटिंग को अटेंड करे तो अपने वोटिंग राइट्स को यूज करने से पहले उसकी मेंटालिटी क्लियर होनी चाहिए कि क्या उसको यहां पर फेवर में वोट करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि जो भी नोटिस ऑफ द मीटिंग रहेगा उसके साथ में हम लोग क्या अटैच करेंगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो ये तो हमारी बात नंबर 1। बात नंबर 2, सर आप ऐसा बात अरे भाई ठीक है ना, एकदम देसी तरीके से पढ़ेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बात नंबर 2 ये है कि आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि यदि कंपनी के कोई भी डायरेक्टर ने या किसी भी की मैनेजरियल पर्सन ने या कंपनी के किसी भी ऑफिसर का यदि कोई पर्टिकुलर मीटिंग जो कंडक्ट होने वाली है, यदि उसमें किसी भी टाइप का कोई भी इंटरेस्ट है मेरे भाई, चाहे वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, चाहे वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, किसी भी टाइप का कोई भी इंटरेस्ट है, तो वहां पर कंपनी को सेक्शन नंबर 101 में नोटिस के साथ में 102 एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, और वहां पर उस डायरेक्टर की या की मैनेजरियल पर्सन की या उस ऑफिसर की डिटेल देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि देखो साहब, जो भी पर्टिकुलर मैटर में डिस्कशन होने वाला है उस पर्टिकुलर मीटिंग में, ये नालायक जो है वो इंटरेस्टेड है। वहां पर हम लोगों को ऐसा मेंशन करना होगा उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। तो यार देखो, हम लोगों ने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में ना जो एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करना था हम लोगों को, वो पूरा की पूरा बैकग्राउंड हम लोग यहां पर प्रिपेयर कर चुके हैं। और अब हम लोग फटाफट से हमारी मेन स्क्रीन पर चलते हैं, और मेन स्क्रीन पर चलने के बाद देखते हैं क्या जैसा हमने बोला वैसा लॉ बना या ना बना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं यदि हम लोग पूरा सेक्शन का नाम बोले तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू नोटिस। जो नोटिस है उसके साथ में हमको क्या करना है? एनेक्स्ड। एनेक्स का मतलब क्या होता है? अटैच करना, अटैच्ड करना। एनेक्स का मतलब क्या होता है? अटैच करना, लगाना, चिपकाना, उसके साथ भेजना। ठीक है, आगे देखो ये क्या बोलता है, ध्यान से देखना। सारी बातें कर चुके हैं हम लोग, बस अब हमको लॉ की लैंग्वेज में इसको पढ़ते हुए चलना है मालिक। तो देखो ये क्या बोलता है यहां पर, सेक्शन नंबर 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेंशन दैट वेयर एनी स्पेशल बिजनेस। अब स्पेशल बिजनेस क्या होगा?
स्पेशल बिजनेस का मतलब होगा अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जो भी बिजनेस होंगे उस बिजनेस को हम लोग कौन सा बिजनेस बोलेंगे, यहां पर स्पेशल बिजनेस बोलने वाले हैं। तो देखो ये क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेंशन दैट वेयर स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड एट द कंपनीज जनरल मीटिंग, मतलब कंपनी की जनरल मीटिंग में कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन होने वाले हैं, देन एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड बी एनेक्स्ड टू द नोटिस कॉलिंग सच जनरल मीटिंग विच मस्ट स्पेसिफाई, उनको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहली चीज एंड दिस इज समथिंग गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना इसके ऊपर, क्या बताना पड़ेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज, इफ एनी, यदि कोई है तो बताना है, इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम्स ऑफ, किसका, एवरी डायरेक्टर एंड मैनेजर, इफ एनी, यदि कोई है तो वो आपको बताना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, या फिर वो क्या बोलता है, एवरी अदर की मैनेजरियल पर्सन, यदि कोई कंपनी का केएमपी है, यदि उसका भी कोई इंटरेस्ट है तो भी वो वहां पर आपको बताना पड़ेगा। एंड उसके बाद आगे क्या बोलता है वो, इसी के साथ साथ बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, आगे बोलते हैं वो एंड रिलेटिव ऑफ द पर्संस मेंशन्ड इन सब क्लॉज 1 एंड 2, मतलब भाई यदि कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन के किसी रिलेटिव का भी कोई इंटरेस्ट है ना, तो भी यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आगे ये लोग बोलते हैं एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स दैट मे enables member to understand the meaning, scope and implications of the item of business and take decision thereon, यदि मेंबर उस पर्टिकुलर मीटिंग में यदि आना चाहता है और वो किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को समझना चाहता है तो उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, वहां पर क्लियर शब्दों में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होने के साथ उसको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मीटिंग में आखिर करना क्या है। अदरवाइज भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिन फेरे हम तेरे, बहुत तेज हो रहा है। वहां पर आपको मुंह देखकर तिलक लगाने वाली हैबिट जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो कृष्ण भगवान ध्यान रखना, जब भी तुम लोगों को किसी मीटिंग का नोटिस आए तो पहले मीटिंग में जाने से पहले समझना कि हम लोग किस लिए ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। हाँ, कृष्ण भगवान बोल रहा है, देखो देखो भाई बच्चों, कृष्ण भगवान बोल रहा है कि सर मैंने ना एक एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करी थी, है ना, आपको पता है वहां पे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है सर। और सर आपको पता है जब हम लोग जाते हैं ना तो हमको जब वो गेट पे खड़े रह के ना सर एक सुंदर सी कन्या गिफ्ट भी देती है कि थैंक यू सो मच, आप हमारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने आए, हमारी कंपनी की तरफ से बीइंग अ शेयर होल्डर आपको हम लोग एक छोटा सा उपहार गिफ्ट देते हैं भाई। तो हमारा कृष्ण भगवान इसी चीज में खुश हो गया, देखो भाई। लेकिन वहां पर रेजोल्यूशन क्या पास करना था, वो रेजोल्यूशन में तो जो मेजॉरिटी वाले लोग थे वो रेजोल्यूशन पास करा के ले गए, हमारे कृष्ण भगवान को तो अच्छी अच्छी चीजें खाने में लगा दिया भाई इन्होंने। तो ऐसा होता है कंपनी में, मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बात करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता है शेयर होल्डर्स को। और हमारे नालायक कृष्ण भगवान जैसे लोग खाने पीने में रह जाते हैं गिफ्ट के चक्कर में, वो सुंदर सी कन्या को देखने के चक्कर में। भाई जो रिजोल्यूशन में वोट करने गए थे, अपना जो राइट था उस राइट को यूटिलाइज नहीं करते और बढ़िया बोलते क्या शानदार जगह पे, क्या शानदार मीटिंग हुई कंपनी की, मजा आ गया यार, तुमको भी लाइफ में एक बार वो मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। अरे ऐसी की तेसी, जो मेन मुद्दा था वो मेन मुद्दे पे तो आपने कुछ ही नहीं किया। ऐसे ही होते हैं भाई अपने इंडियन इन्वेस्टर, अपने इंडियन शेयर होल्डर ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला है देखो ना। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ना जो पिछले काफी सारी देर से डिस्कशन कर रहे हैं, इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। आखिर ये ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस होता क्या है मालिक, यहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा। 4 बिजनेसेस को छोड़कर यदि आप किसी भी मीटिंग में इनके अलावा यदि कोई भी डिस्कशन करोगे तो वो स्पेशल बिजनेस माना जाएगा दोस्तों। और यदि स्पेशल बिजनेस है ना तो सेक्शन नंबर 101 के साथ में सेक्शन नंबर 102 का भी कंप्लायंस करना ही पड़ेगा आप लोगों को। इट इज कंपल्सरी, करना है मतलब करना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है, कंपनीज एक्ट 2013 सेट आउट द 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड इन जनरल मीटिंग विच आर, एक कौन सा होता है ऑर्डिनरी और दूसरा कौन सा होता है स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। और यहां पर आप देखने की कोशिश करना, ऑर्डिनरी बिजनेसेस आर द फॉलोइंग बिजनेसेस विच आर ट्रांजैक्टेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग। कहां पे ट्रांजैक्टेड होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, लिख लेना कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा दूसरी किसी भी मीटिंग में डिस्कस
नहीं होंगे। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन कहां के? एनुअल जनरल मीटिंग के। तो एक बात समझ में आई क्या? अरे नालायको, एक बात समझ में आई क्या आप लोगों को? बोले सर बोलो तो सही, क्या बात समझ में आई? तो बच्चों समझने की कोशिश करना कि एनुअल जनरल मीटिंग में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग यदि कंपनी की आप ईजीएम कंडक्ट करवा रहे हो अंडर सेक्शन नंबर 100, मतलब वहां पे कंपल्सरीली आपको उस पर्टिकुलर मीटिंग का जो है वो नोटिस देना पड़ेगा। मतलब एक चीज समझना दोस्तों आप लोग कि एनुअल जनरल मीटिंग में 4 टाइप के ट्रांजैक्शंस यदि होंगे, ये 4 टाइप की बातें होगी, तो सेक्शन नंबर 101 के साथ 102 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा यदि आप मेंबर्स की ईजीएम कंडक्ट कर रहे हो तो इट इज कंपलसरी कि वहां पर सेक्शन नंबर 101 के साथ में सेक्शन नंबर 102 भी अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन नंबर 101 जो बोलता है वो बोलता है कि आपको नोटिस देना है 21 डेज बिफोर एटलीस्ट, मतलब मिनिमम डेज है ये। और यदि ईजीएम कंडक्ट कर रहे हो तो 100% डैम श्योर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर 101 के साथ में 102 का भी नोटिस देना पड़ेगा, मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, मतलब एजेंडा ऑफ द मीटिंग बताना पड़ेगा। और यदि एनुअल जनरल मीटिंग है और एनुअल जनरल मीटिंग में यदि आप ये ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्कस करने वाले हो मित्रों, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो वहां पर आपको केवल और केवल सेक्शन नंबर 101 की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर दिया तो भी प्रॉपर कंप्लायंस, सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा। वहां पर सेक्शन नंबर 102 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आपको एक बात बोलूं, ऑलमोस्ट ऑल दी कंपनीज, सारी की सारी कंपनी चाहे ये 4 मुद्दे भी डिस्कस करेगी ना, हर एक केस में वो लोग क्या कर देते हैं पता है? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन नंबर 101 के साथ में 102 भी अटैच कर देते हैं, मतलब एजेंडा ऑफ द मीटिंग भी वो हर एक केस में वहां पर लगा देते हैं, चाहे भले ही वो ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन करे या ना करे। बट बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एंड फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन, हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के केस में कभी भी आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले ये क्या बोलता है, कब कब आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज, आप क्या कर रहे हो? कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर। मतलब सिंपल सी बात है यार, यहां पर आप लोग क्या कर रहे हो पता है क्या? अडॉप्शन ऑफ एफएस। और ये अडॉप्शन ऑफ एफएस का मतलब क्या? अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं ना, उसका क्या कर रहे हो आप? अडॉप्शन कर रहे हो। तो उस केस में वहां पर आपको कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड क्या बोल रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। भाई सिंपल सी बात है, डिविडेंड कहां पे डिक्लेयर होता है? एजीएम में डिक्लेयर होता है। तो जब भी कंपनी के शेयर होल्डर उस कंपनी की एजीएम को अटेंड करने जाएंगे तो उनको पता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इतना डिविडेंड प्रपोज्ड करके रखा हुआ है, तो हमको या तो उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट कर देना है हम लोगों को। तो इट इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये एजीएम में होता है, मतलब होता है मालिक। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान से देखने की कोशिश करना है। थर्ड पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। मतलब मालिक जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसकी जगह पे यदि हमको किसी नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो वो भी एक ऑर्डिनरी बिजनेस माना जाता है। इट इज नॉट अ न्यू थिंग, नॉट अ स्पेशल थिंग, इट इज अ ऑर्डिनरी थिंग। एंड उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने क्या बोला है? अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सेशन ऑफ या फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। यदि किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं और उसको भाई कितना माल पानी देना है, ये डिसीजन हम लोग कहां पे करते हैं? एजीएम में। और यदि एजीएम में डिसीजन कर रहे हैं तो अगेन इट विल बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का एक ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो माना जाएगा। तो ये भाई इन केसेस में, इन चीजों में आपको सेक्शन नंबर 101 के साथ में सेक्शन नंबर 102 की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। विदाउट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आप लोग क्या कर सकते हो? यहां पर मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हो एंड कोई नॉन कंप्लायंस यहां पर नहीं माना जाएगा। बट ऑन अदर हैंड आगे ये क्या बोलता है? इन केस ऑफ एजीएम ऑल बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड देयर इट एक्सेप्ट द वंस स्टेटेड अबव आर स्पेशल बिजनेस। ओके, मतलब इन 4 के अलावा जो भी बिजनेस वहां पर डिस्कस किए जाएंगे सारे के सारे बिजनेस कैसे माने जाएंगे? स्पेशल बिजनेस माने जाएंगे एट द ईजीएम। ओ माय गॉड, लो भाई जो हम लोगों ने बात बोली वही लॉ बन जाएगा। देखो जैसा हमने बोला वैसा लॉ बनेगा। एट द ईजीएम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्टेड इज अ स्पेशल बिजनेस। ओ माय गॉड, ईजीएम का हर एक बिजनेस क्या माना जाएगा? स्पेशल बिजनेस। एंड चूंकि स्पेशल बिजनेस है तो हर एक केस में हम लोगों को क्या लगेगा? यहां पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा। An explanatory statement is not required for transacting OB. OB का मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस।
अब देखो ये क्या बोलता है, प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 102 सबसेक्शन 2। यहां पर एक प्रोविजो दिया गया है, इसका मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर सेक्शन के सब सेक्शन में जो बात बोली गई है उसका अपवाद, उसको ओवरराइड करेंगे, उसको नलिफाई करने के लिए यहां पर ये बात बोली गई है। क्या बोलता है, सेट्स आउट दैट इफ स्पेशल बिजनेसेस रिलेटेड टू और अफेक्टेड एनी अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी को अफेक्ट कर रहा है, and the extent of shareholding in that other company of every promoter, director, manager and every other key managerial person shall be disclosed. अच्छा, if the extent of shareholding is 2% or more of the paid up share capital of that other company. देखो यार, ये मुझे ना आपको समझाना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल आप लोगों को नोट डाउन भी करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रोविजो ऑफ सेक्शन नंबर 102 सबसेक्शन 2। प्रोविजो ऑफ सेक्शन नंबर 102 सबसेक्शन 2 इसका प्रोविजो है, और ध्यान से समझने की कोशिश करना है प्रोविजो क्या बोल रहा है। सबसे पहली चीज एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी है गुमनाम लिमिटेड, और भाई गुमनाम लिमिटेड में ना 3 डायरेक्टर है। कौन कौन 3 डायरेक्टर है आपको पता है क्या? एक डायरेक्टर है भाई गौरव माहेश्वरी, दूसरा डायरेक्टर है भाई तनय कसेरा, एंड तीसरा डायरेक्टर है भाई चेतन कुमार मंत्री जी। तो भाई देखिए, वैसे तो मेरे को इन सबके नाम के आगे, मतलब मेरे नाम को छोड़ के बाकी हमारे आदरणीय तनय सर, आदरणीय चेतन कुमार मंत्री सर, इनके नाम के आगे आदरणीय पूजनीय लगाना चाहिए भाई, ठीक है। बट इट्स ओके यार, अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो ठीक है, मैं इनको पहले ही एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी तनय सर, सॉरी मंत्री सर, मैं आप लोगों के नाम को यहाँ पर इस तरीके से यूज कर रहा हूँ। बट क्या करूँ भाई, मुझे मेरे बच्चों को समझाना है, और मेरे बच्चे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, ठीक है। तो यार जो गुमनाम लिमिटेड है ना, इस गुमनाम लिमिटेड में 3 डायरेक्टर थे, गौरव माहेश्वरी, तनय कसेरा और चेतन कुमार मंत्री जी। अब आपको पता है क्या हुआ? क्या एक और कंपनी थी भाई, उस कंपनी का नाम क्या है? तेरे नाम लिमिटेड। ओ माय गॉड, राधे मोहन जी की कंपनी थी। और ये जो तेरे नाम लिमिटेड थी ना, इस तेरे नाम लिमिटेड में ना 2 डायरेक्टर थे भाई। कौन कौन 2 डायरेक्टर थे आपको पता है क्या? एक तो था भाई हमारा प्रतीक पांडे, एक प्रतीक पांडे जो था वो क्या था यहाँ पर डायरेक्टर था। एंड जो दूसरा डायरेक्टर थे वो कौन थे भाई? यहाँ पर आयुष विजयवर्गीय जी थे। तो कुल मिला के ये 2 डायरेक्टर थे तेरे नाम लिमिटेड के, और गुमनाम लिमिटेड के कितने डायरेक्टर थे? 3 डायरेक्टर थे। आपको पता है क्या, ये जो तेरे नाम लिमिटेड है ना, इस तेरे नाम लिमिटेड में चेतन कुमार मंत्री जी, अपने आदरणीय चेतन सर, शेयर होल्ड करते थे। और कितने शेयर होल्डिंग करते थे आपको पता है क्या? 2% या उससे ज्यादा, 2% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग थी। और आपको पता है अभी इस गुमनाम लिमिटेड की ना एक मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करना है कि क्या कंपनी इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस करे या ना करे। तो यू नो व्हाट, यहां पर क्या बोला है कि जब भी कंपनी कोई ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर्ड होगी जहां पर उसकी सब्सिडरी कंपनी बोल दो, या किसी अदर कंपनी बोल दो, या किसी जॉइंट वेंचर बोल दो, या किसी होल्डी ऑन सब्सिडरी में यदि एग्जिस्टिंग कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर या उसके किसी की मैनेजरियल पर्सन का कोई इंटरेस्ट है, तो भी वो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या करना होगा मालिक? मेंशन करना होगा आप लोगों को। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये पर्टिकुलर बात समझ में आनी चाहिए। एंड ये बात यहां पर आपको समझना है कि वो जो प्रोविजो है 102 सबसेक्शन 2 का जो प्रोविजो है, वो प्रोविजो यही बात कर रहा है कि एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी का शेयर होल्डर है, तो चूंकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो इस बात को भी आपको कहां पे मेंशन करना पड़ेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, ताकि जो शेयर होल्डर लोग वगैरह जो मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं उनको ये सारी की सारी चीजें जो है वो पता लग जानी चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आगे इन्होंने बोला है, इन केस एनी आइटम ऑफ द बिजनेस रेफर टू एनी डॉक्यूमेंट्स विच इज टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग, देन द टाइम एंड प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट्स कैन बी इंस्पेक्टेड शुड ऑल्सो बी स्पेसिफाइड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। यदि ठीक है, आप एक चीज समझो यार, यदि मान लीजिए कंपनी में कोई मेंबर वगैरह लोग मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं और ऐसे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसका रेफरेंस हम लोग यूज कर रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स में ऐसा लिखा हुआ है, हमारी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये सारी की सारी बातें मेंशन है, तो कहां पे रखा हुआ है और किस टाइम पे कंपनी के शेयर होल्डर मेंबर लोग जो है वो उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये हमको वहां पर क्लियर जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है यार, और सिंपल मैनर में बोलूं ना, तो जो भी मीटिंग अटेंड कर रहा है, जिसका वोटिंग का राइट है, तो जिस पर्सन का वोटिंग का राइट है उसके पास में उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का भी राइट है।
और आपको ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिटेल मेंशन कर देना है कि वो डॉक्यूमेंट्स कहां पे रखा हुआ है और किस टाइम पे आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। आगे क्या बोलता है, ध्यान से देखना। ये इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, यदि मान लीजिए आपने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह को डिस्क्लोजर नहीं दिया है, उसको प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया, बताया नहीं, लोगों के सामने खुलासा नहीं किया, तो भाई जो भी बेनिफिट्स वगैरह कंपनी के डायरेक्टर ने, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन ने अचीव किए हैं, अक्रूव किए हैं, मजे लुटे भाई, उन सारी की सारी चीजों को, उन सारी की सारी बेनिफिट को क्या करना होगा, उसको कंपनी को रिटर्न देना पड़ेगा। और कंपनी को रिटर्न देने के साथ साथ कंपनी केवल ऐसा नहीं होगा कि यदि मान लीजिए उनको 10 लाख रुपए का फायदा पहुंचा है तो कंपनी वाले उनसे 10 लाख रुपए ले लेंगे। यहां पर 10 लाख तो लेंगे ही लेंगे, साथ में कुछ और भी लेंगे। क्या बोला तूने? अरे भाई मतलब पेनल्टी वगैरह भी लेंगे उन लोगों से। आप बात को समझा करो यार, ठीक है। तो 10 लाख रुपए का जो बेनिफिट लिया, वो बेनिफिट तो हम लोग यहां पर लेंगे ही, और उसके साथ साथ और क्या लेंगे, उनसे पेनल्टी भी लेंगे। और मालिक यदि फ्रॉड बड़ा किया है ना, उन लोगों ने धोखा बड़ा किया है ना, तो उस केस में हम लोग उनसे केवल और केवल वो अमाउंट नहीं लेंगे, कुछ और नहीं लेंगे, उसके साथ साथ भाई अब तो लॉ मेकर उनकी लेगा और उनको तिहाड़ के लाइव दर्शन भी करवा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये लॉ कितना स्ट्रिक्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और देखो यहां पर अल्टीमेटली जो बात हो रही है ना, वो बात इसी की हो रही है। मैं आपको यहां पे ले चलता हूं। देखो ये क्या बोलता है, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। मतलब यदि मान लीजिए आपने सेक्शन नंबर 102 का नॉन कंप्लायंस कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन नंबर 4, if any default is made in complying with the provision of this section, every promoter, बाप रे बाप, director, oh my god, manager, or other KMP, हे भगवान, of the company who is in default shall be liable for penalty of, बाप रे बाप, गरीबी में गीला आटा, 50,000 रुपीज की पेनल्टी लग सकती है, या फिर मैक्सिमम पेनल्टी जो है ना, वो कहां तक एक्सटेंड हो सकती है, 5 टाइम्स ऑफ जितने बेनिफिट लिए थे। इसको ऐसा लिख देता हूं ना, 5x, जितने बेनिफिट लिए वो बेनिफिट का 5 गुना इनको पेनल्टी देना पड़ सकती है। एंड जो भी हायर अमाउंट बनेगा, वो हायर अमाउंट इनको यहां पर एज एन पेनल्टी, एज एन कॉन्ट्रावेंशन फॉर पनिशमेंट इनको देना पड़ेगा। तो मिनिमम कितने हो गए, 50,000 तो इनको देना ही है। और यदि जो बेनिफिट अराइज हुए हैं, वो बेनिफिट का 5 टाइम हम लोग यहां पर पेनल्टी लगाएंगे। और इन दोनों में से विच एवर इज हायर, तो उतने अमाउंट की हम लोगों को क्या करनी है, यहां पर पेनल्टी पे करनी है। और हम लोगों को मतलब किसको रे, अरे उन नालायकों को रे, उन झंपिया लोगों को जो कंपनी के डायरेक्टर है, प्रमोटर है, की मैनेजरियल पर्सन है, या कंपनी के ऑफिसर है, जिन्होंने काला गोरा करके एडिशनल बेनिफिट लेने की कोशिश करी थी, उनका पूरा ही काला कर देंगे थोबड़ा हम लोग, पूरा ही। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। ठीक है, चलो ओके भाई। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट सिंपली सेक्शन नंबर कौन सा, 102, एंड ये बात करता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की। तो अब सेक्शन नंबर 102 के बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 103 की, मतलब सेक्शन नंबर 103 की। तो दोस्तों एक सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। हम लोगों को सेक्शन नंबर 96 और 100 में व्हाटएवर भी, तो जो भी मीटिंग कंडक्ट करवानी थी, वो मीटिंग कंडक्ट करवानी है। उस मीटिंग को कंडक्ट करवाने से पहले हमने क्या किया, नोटिस दिया। नोटिस देने के साथ साथ यदि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी दे देंगे। एंड दिस इज द प्री रिक्विजिट ऑफ द मीटिंग। इट मीन्स व्हाट, की मीटिंग को कंडक्ट कराने से पहले ये उसकी पहली प्रायर रिक्वायरमेंट है कि आपको ये करना ही होगा, तब जाकर आपकी मीटिंग कंडक्ट होगी। अब आपने 101, 102 तो कर दिया, लेकिन मित्रों आपको सेक्शन नंबर 103 ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब जैसे ही मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, उस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 103 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। एंड बहुत लॉजिकल सेक्शन है ये, बहुत लॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकल के आएंगे यहां से, और एग्जामिनर का भी ये फेवरेट सेक्शन हो जाता है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 103 जो बात करता है, वो बात करता है कोरम फॉर द मीटिंग, या कोरम ऑफ द मीटिंग, वट एवर यू वॉन्ट, आपको जो बोलना है वो बोलो, सिंपली हमको ध्यान रखना है कोरम। तो अब सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लेंगे, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग ना बुक रीडिंग पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एंड अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, वो सब बात की बात है भाई। यदि तुम लोगों ने इस अगले 5-7 मिनट के डिस्कशन को 10 मिनट भी हो जाए तो भाई खड़े मत हो जाना, अपनी टीवी स्क्रीन मत फोड़ देना, बोले सर नहीं बोला था 5-7 मिनट। यदि उससे ज्यादा भी हो जाए भाई तो समझ लेना तुम्हारा ही फायदा है इसमें। अब समझो, सारी चीजें साइड में रख दो, छोड़ दो भाई, जो भी दुनियादारी की चीजें चल रही है, तुम लोग ये लेक्चर सुनते सुनते यदि मोबाइल पे कुछ चला रहे हो भाई, बंद कर दो सब चीजों। एंड सुनो ध्यान से, कोरम अंडर सेक्शन 103। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरम? कोरम का मतलब क्या होता है?
कोरम का मतलब होता है अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, सुनना ध्यान से, अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग। मतलब भाई उन न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो किसी भी मीटिंग को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए जरूरी होती है, उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं। एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज एसेंशियल, जस्ट बिकॉज ऑफ भाई कोई अकेला पर्सन जाकर खुद से खुद के साथ मीटिंग नहीं कर सकता है भाई। अरे यार आप एक चीज समझो, आप ना बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप ना दुनिया की सारी खुशियां ना अपने आप से ढूंढ लेते हो मेरे भाई। हाँ आजकल का इस तरीके का ट्रेंड ही चल रहा है। और मैंने एक दिन ऐसे ही मेरी बातचीत चल रही थी भाई, मेरे साथ स्टूडियो में बैठा हुआ है मेरा स्टूडियो मास्टर कृष्णा। इस कृष्णकांत से मैंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब लाइफ में कोई है या कुछ नहीं, ऐसी अकेले लाइफ जी रहा है। बोले सर क्या ही बताऊँ सर, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, जीवन की सारी खुशियां मैं अपने आप से ढूंढ लेता हूँ सर। अब आपको क्या ही बताऊँ सर, खुशियां कितने प्रकार की होती है सर। छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। खुशियां इंसानों में होती है, खुशियां उसके दिमाग में होती है, खुशियां उसके एटीट्यूड में होती है, खुशी उसके काम में होती है। सर आपको मैं क्या ही बताऊं सर, मैं भी इन्हीं सारी चीजों के बीच में से कहीं ना कहीं अपनी खुशियां ढूंढकर अपनी जिंदगी चला रहा हूं। मैंने बोला भाई मतलब कभी किसी से कोई मिलना जुलना, मीटिंग, फोन पे बातचीत नहीं सर। बोले अक्सर मैं अपने आप से ही मिला करता हूं अपने आप को और बेहतर तरीके से जानने के लिए। मैंने बोला वाह भाई वाह, क्या फिलोसॉफी है। पर मैंने बोला कि देख भाई ये फिलोसॉफी केवल और केवल तेरे तक ही अच्छी है, लेकिन यदि हमको कंपनी में कोई मीटिंग वर्ड यूज कर रहे हैं ना, मीटिंग करना है ना, और मीटिंग के लिए यदि हम लोगों ने सेक्शन नंबर 101 और 102 कर दिया है ना, तो अब आपको ना मीटिंग के लिए वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स लगेंगे। एंड यदि वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है तो यू कैन नॉट कंडक्ट मीटिंग, आप वहां पर मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोरम 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 बोलना सीख लो भाई। अरे खुर्रम नहीं रे, कोरम मेरे भाई, कोरम। कोरम वो एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो कृष्ण भगवान आज के बाद से आपके गांव में जाके सभी गांव वालों को बोल देना कि कोरम का मतलब वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं जो कि किसके लिए जरूरत होती है, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। सर बोले एक बात बताओ, ये जो कोरम है, जैसे मान लीजिए आपने मीटिंग के नोटिस में टाइम वाइम लिख के भेज दिया कि 10 बजे से हनुमान चौक गली नंबर 7 और भवन नंबर, आपका भवन, इस भवन के 3rd फ्लोर पे हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। आपने ऐसा पूरा एड्रेस उस नोटिस में 101 में लिख के भेज दिया। अब सर हुआ क्या, आपने बोला कोरम होनी चाहिए, 10 बजे की मीटिंग थी, 10 बजे तो बोले मैं पहुंच गया, लेकिन दूसरा कोई आया ही नहीं। सर बोले कब तक वेट करना है, ये जो कोरम की रिक्वायरमेंट है, कोरम की रिक्वायरमेंट कब तक फुलफिल हो जानी चाहिए मालिक। मैंने बोला टेंशन मत लो, लॉ मेकर ने अपने जीवन में इन सारी चीजों का अनुभव लिया हुआ है, और इन सारी चीजों का अनुभव लेकर एक एक चीजों को यहां पर क्या किया है, उन्होंने मेंशन किया है। और उन्होंने बोला है कि मीटिंग स्टार्ट होने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर, विद इन हाफ एन आवर, आपकी जो कोरम है, ये कोरम प्रेजेंट हो जानी चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग माई डियर फ्रेंड्स, ये जो कोरम है, ये कोरम मीटिंग स्टार्ट होने के विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो प्रेजेंट हो जानी चाहिए। बोले सर, मैंने बोला बोलो। बोले सर यदि नहीं प्रेजेंट हुई तो क्या होगा। अरे जनरल क्वेश्चन है ना कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर प्रेजेंट हो जानी चाहिए, नहीं प्रेजेंट हुई तो क्या होगा। तो कोई बात नहीं, लॉ मेकर ने इस भी चीज का अनुभव लिया हुआ है और इसको भी यहां पर लॉ में मेंशन करके रखा है। लॉ मेकर ने बोला है मालिक कि मीटिंग स्टार्ट होने के विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर यदि कोरम प्रेजेंट नहीं हुई तो आपकी ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग आपकी एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित, होल्ड हो जाएगी। सर कब तक के लिए होल्ड हो जाएगी, आपकी ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग होल्ड हो जाएगी फॉर नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस, 1 हफ्ते के लिए ये स्थगित हो जाएगी, पोस्टपोन्ड हो जाएगी। तो देख रहे हो आप कोरम की पावर कितनी जबरदस्त है। यदि वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नहीं आए ना मीटिंग में, विद इन हाफ एन आवर, जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई आधे घंटे के अंदर यदि मेंबर नहीं आए तो आपकी मीटिंग जो है वो क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी, पोस्टपोन्ड हो जाएगी। और कहां पे होगी वो मीटिंग, सेम प्लेस पे होगी, सेम डे पे होगी, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। यदि इसके अलावा आपने अगले हफ्ते मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। सर हमारे दिमाग में ना एक ख्याल आया, मैंने बोला बताओ भाई तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आया। बोले सर देखना, आप सोचना, ध्यान से सोचना। सर हम आपसे ना कुछ बात करना चाहते हैं। सर हमको ना आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप ना एक अलग ही ऑरा क्रिएट करते हो, मतलब अलग ही ऑरा, लाइक मतलब ऐसा
कि आप जब कोई भी सेक्शन को स्टार्ट करते हो ना, तो सर आप ना डायरेक्टली उसको किताबों से नहीं पढ़ाते हो, और जब आप हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर कभी कभी हमारी भी सोचो ना, हमारे भी दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला पूछो क्या क्वेश्चन आया। सर बोले ऐसा होता है ना, मतलब हम लोगों ने 11th-12th में सुना है, हम लोगों ने EET में सुना है, हमको हमारे किसी मैडम ने सुनाया है या हमारे सीनियर जूनियर ने सुनाया है। मैंने बोला बताओ भाई बताओ क्या सुनाया है। बोले सर, मैंने बोला अरे बोलो भाई। बोले ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यदि मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की मेंबर हूं और मैं उस कंपनी की मीटिंग अटेंड करने नहीं जा पा रही हूं, तो मैं मेरे बिहाफ पे किसी प्रॉक्सी को भेज देती हूं, क्योंकि कंपनी की मीटिंग प्रॉक्सी के थ्रू भी अटेंड हो सकती है। ऐसा ना सर हमको पढ़ाया है, सर सच्ची बोल रहे हैं सर, सर गॉड प्रॉमिस बोल रहे हैं सर, हमको ऐसा पढ़ाया है। मैंने बोला यस आपको बिल्कुल सही पढ़ाया है, बट प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि मालिक आपको जो प्रॉक्सी वाली बात बताई है ना, वो प्रॉक्सी जो है ना, वो मीटिंग तो अटेंड कर सकता है, लेकिन वो प्रॉक्सी कभी भी कोरम में काउंट नहीं होता है मालिक। कोरम में तो ओरिजिनल एकदम प्योर मेंबर चाहिए, प्योर। वही जो प्योर होता है ना भाई, प्योर, वो हमारे मालवा निमाड़ में उस प्योर को हिंदी में प्योर बोल दिया जाता है। प्योर दूध लाना, प्योर तेल लाना, प्योर मिक्सचर लाना, ठीक है, ऐसा प्योर बोल दिया जाता है, आप समझो भाई। तो बोले एकदम प्योर 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 मेंबर होना चाहिए, वहां पे प्रॉक्सी काउंट नहीं होंगे। तो बोले चलो सर ठीक है, आपने एक डाउट हमारा क्लियर कर दिया कि जो प्रॉक्सी है ना, वो प्रॉक्सी कभी भी कोरम का पार्ट नहीं माने जाएंगे, उनको हम लोग कभी भी काउंट नहीं करेंगे। सर हमारे दिमाग में ना एक और डाउट आया, मतलब एक और सजेशन आया कि बोले कोरम की रिक्वायरमेंट फुलफिल ही करनी है ना, मीटिंग को आपको एडजस्ट नहीं करना है ना। सर आपको पता है हमारे पास एक आइडिया है, हम कंपनी के 3 डायरेक्टर है, गौरव माहेश्वरी, तनय कसेरा और चेतन मंत्री। एंड आपको पता है हमारे जो मंत्री जी है, मंत्री जी ऑलरेडी उस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। एंड गौरव माहेश्वरी और तनय कसेरा जी को पार्टी में जाना है कहीं पे, पार्टी शार्टी करेंगे भाई, आज क्या बात कर रहे हो, मजे मस्ती का दिन है, खुश मिजाजी पर्सन है भाई, पार्टी करने जाना है हमको। पर हमने सोचा कि यार वहां पर ना हमारे चेतन कुमार मंत्री जी पहुंच चुके हैं, यदि विद इन 30 मिनट्स हम लोग नहीं पहुंचे ना, तो ये जो कंपनी की मीटिंग है ना मालिक, ये कंपनी की मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। तो ये जो कंपनी की मीटिंग है ना, ये कंपनी की मीटिंग क्या हो जाएगी मालिक, एडजर्न हो जाएगी। सो बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी भाई, हम लोगों ने क्या किया पता है, एक नया दिमाग लगाया कि यार अपन को पार्टी करने जाना है। तने सर ने बोला देख भाई गौरव, पार्टी करने जाना है अपन को। मैंने बोला सर बिल्कुल जाएंगे, पार्टी दम से करेंगे। बोले सुन, सेक्शन नंबर 103 का वायलेशन तो नहीं करेंगे यार। तो सर ने क्या बोला पता है क्या, बोले अपन लोग एक काम करते हैं, बोले अपन लोगों को पार्टी में जाना है ना, तो अपन को किस साइड जाना है। मैंने बोला सर अपन को ईस्ट साइड जाना है। मीटिंग कहाँ पे है, मैंने बोला सर वेस्ट साइड है। तो बोले काम करते हैं ना यार, वेस्ट साइड से होते हुए इस साइड आ जाएंगे, कोई दिक्कत है क्या। मैंने बोला नहीं। बोले वहां पे ना चेहरा दिखा देंगे, सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, मीटिंग स्टार्ट कर देंगे और 5-7 मिनट में अपन लोग निकल जाएंगे भाई। अरे ऐसे अपने इंडियन लोगों की आदत होती है ना भाई, कि कहीं पे भी शादी में गए बढ़िया ऐसे फोटो वोटो खिंचा लेते, बढ़िया स्माइल कर देते, एनवेलप ले जाते, एनवेलप देते हुए भी फोटो खिंचा लेते भाई, और धीरे से सटक के आ जाते। यदि मान लीजिए कहीं पे किसी का भी काम होता है, हम 5 मिनट के लिए जाते, आगे आगे चलते, आगे आगे जाएंगे, 2-4-5 लोगों से बात कर लेंगे और धीरे से पीछे से पतली गली से निकल जाते। तो वैसे ही वहां पर ना तनय सर ने मुझे बोला भाई कि अपन पार्टी करेंगे, दम से करेंगे, और सुन मेरी बात, हम लोग सेक्शन नंबर 103 की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेंगे, हाजिरी लगा के आ जाते हैं, हाजिरी। जैसे सर ने ऐसा बोला ना, मैंने भी ना आओ देखा, ना ताव देखा, ना वक्त देखा, ना जज्बात देखे, ना हालात देखे, और डायरेक्टली मैं कहा चला गया, तनय सर के साथ चला गया। और तनय सर के साथ जब मैं गया, सिग्नेचर करे, सेक्शन नंबर 103 की जो रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने वहां पर सिग्नेचर कर दिया। और जैसे ही हम लोग बाहर निकले, आधे घंटे बाद हमको पता लगता है कि वो जो मीटिंग है वो मीटिंग एडजर्न हो गई। और जैसे ही हमको पता लगा कि वो मीटिंग एडजर्न हो गई भाई, हमारी पार्टी ना रही, वो पार्टी एक गम की पार्टी में बदल गई भाई। जिस चीज के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी, लॉ मेकर ने क्या कर दिया वहां पर, उस मीटिंग को एडजर्न कर दिया। हमने बोला बाबू हुआ क्या, अरे मेरे बाबू हुआ क्या। तो उन्होंने बोला तुम्हारा बाबू, तुम्हारा सोना रखो किसी कोने में। और मेरी बात सुनो मालिक, सेक्शन नंबर 103 कोई इतना बेवकूफ सेक्शन नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, आप लॉ मेकर को उल्लू बनाओगे कंपनी सेक्रेटरी हो तो। आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये जो कोरम है, इस कोरम का मतलब होता है कि कोरम मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। पूरी की पूरी मीटिंग के दौरान ये कोरम जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यदि कोरम अवेलेबल नहीं है ना, तो आपकी डायरेक्टली वो मीटिंग जो है वो क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। हमने बोला ये भी ठीक है। तो भाई आप समझो मैं आपको क्या क्या बातें समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 103 मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही ये सेक्शन आता है, मतलब बिल्कुल मीटिंग स्टार्ट ही करना है और बिल्कुल दरवाजे पे एक सेक्शन 103 आगे खड़े हो जाता है, बोलता है भाई
नो वन कैन मीट ऑन सेल्फ, कोई खुद से खुद के साथ नहीं मिल सकता है भाई। जीवन की खुशी अकेले में ढूंढ लेते हो, उतना ही काफी है। अकेले में खुश रह रहे हो, उतना ही काफी है। तुमको किसी की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये मीटिंग है, ये कोई मजाक नहीं है भाई। आपको मीटिंग करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर लगेंगे। यदि वो नहीं है तो आपकी मीटिंग हम लोग एडजर्न कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कभी भी प्रॉक्सी के थ्रू जो है वो मीटिंग अटेंड नहीं करवा सकते हो। ओरिजिनल मेंबर को ही मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। नंबर 3, कोरम जो है वो ड्यूरिंग द मीटिंग हर एक समय जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, विद इन 30 मिनट्स होने चाहिए। नंबर नेक्स्ट, यदि एडजर्न हुई तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम पे आपकी जो है वापस से ये एडजर्न मीटिंग कंडक्ट होगी। और उस मीटिंग में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने सेक्शन नंबर 101 और 102 पहले ही कर लिया है। यदि आप उस कुछ मीटिंग में कुछ नया डिस्कस करना चाहते हो मेरे देश के जवानों और जवानियों मित्रों, तो वहां पे आपको उस मीटिंग के स्टार्ट होने से एटलीस्ट 3 दिन पहले सारे मेंबर को इंडिविजुअली कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और यदि सारे मेंबर को इंडिविजुअली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में वहां पर आपको एक न्यूज़पेपर में एंड साथ ही साथ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भाई और बहनों वहां पर आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप ये एडिशनल पॉइंट्स जो है उस एडजर्न मीटिंग में डिस्कस करने वाले हो। सो दिस इज योर कंप्लीट सेक्शन नंबर 103। बस मैंने आपको सिर्फ नंबर नहीं बताए कि कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं कोरम के लिए, तो वो मैं आपको नंबर बताऊंगा कुछ इस तरीके से कि प्राइवेट कंपनी के केस में लिमिट कुछ अलग होती है एंड पब्लिक कंपनी के केस में जो लिमिट होती है वो कुछ अलग होती है। वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। एंड 5, 15, 30 की लिमिट होती है। समझते 5, 15, 30 की लिमिट कैसी है पब्लिक कंपनी के केस में मेरे देश के जवानों और जवानियों। और प्राइवेट कंपनी के केस में तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, नो वन कैन मीट ऑन सेल्फ। कम से कम आपको मीटिंग करने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं कि आप अपनी तन्हाइयों से नहीं किसी की बेवफाइयों से बात करो। तो इसलिए आपको कम से कम कितने लोग लगेंगे बाबू भैया? 2 लोग लगेंगे यहां पर इन केस ऑफ प्राइवेट। और पब्लिक में तो बाबू भैया टेंशन मत लो, 5, 15, 30 ऐसे मेंबर लगते हैं फॉर कोरम। तो चलो बहुत सारी बातें कर ली है, अब हम लोग चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है हमारा अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट। देखो भाई, सेक्शन नंबर 103 कोरम फॉर द मीटिंग्स की बात करता है। और यहां पर इन्होंने क्या बोला है? कोरम मीन्स, अरे सारी की सारी वही बात बोलेगा रे नालायक। कोरम मीन्स the minimum number of the member who must be presented in order to constitute a valid meeting. Section number 103 of the act stated that unless the article of the company provided for larger number, जब तक आर्टिकल उंगली ना करे ना मित्रों, तब तक जो प्राइवेट कंपनी के केस में जो मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है वो 2 की रिक्वायरमेंट ही क्या रहेगी एज एन कोरम। एंड पब्लिक कंपनी के केस में अकॉर्डिंगली जो एक्ट में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमको यहां पर कोरम लगेगी। आओ आगे क्या बोलता है ये। The quorum for the meeting shall be as follows। और देखो ना इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, ये जो 7 लिखा हुआ था 7, इस 7 का इंटरप्रिटेशन देखो 7 का। इन केस ऑफ IFSC पब्लिक कंपनी 103 shall apply in a case of specified IFSC पब्लिक कंपनी unless otherwise specified in the article। ठीक है, मतलब यदि इनके आर्टिकल में कुछ प्रोविजन लिखा हुआ है तो उसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये सेक्शन अप्लाई होगा। और यदि आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल ठन ठन गोपाल है, सर ठन ठन गोपाल तो ऐसा करना चाहिए ना, ठन ठन गोपाल है। अरे मतलब भाई हाथ में ऐसी घंटी और घंटी बज रही है, ठन ठन गोपाल है। वॉट एवर यू वॉन्ट यार, वॉट एवर यू इमेजिन कर लो भाई, जो इमेजिन करना है वो कर लो। नलायको सेक्शन नंबर 103 आपको ध्यान रखना है। सही पकड़े हैं। तो IFSC स्पेसिफाइड कंपनी में यदि उनके आर्टिकल में कुछ अलग लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर हायर नंबर ऑफ कोरम, लोअर नंबर ऑफ कोरम की बात कर लेंगे। और यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर यहां पर जो 103 में लिखा है मित्रों वही एप्लीकेबल होगा। तो चलो आगे देखो इन्होंने क्या बोला है। प्राइवेट कंपनी के केस में कोरम जो है वो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। 2 मेंबर्स जो है वो क्या होना चाहिए मित्रों? पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए यहां पर। उसके बाद पब्लिक कंपनी के केस में तो जो कोरम है वो कोरम कैसी होनी चाहिए? 5, 15 एंड 30 होनी चाहिए। और देखो देश के जवानों और जवानियों, मेरे भारत के नागरिकों, भाई और बहनों, मैं देश का विकास करने आया हूं, लेकिन पहले कोरम की बात कर लेते, बाद में विकास करना भाई, ठीक है। यहां पर ये क्या बोलता है, पब्लिक कंपनी के केस में 5 लगेंगे आपको तब जब आपकी पब्लिक कंपनी में 1000 से कम मेंबर है। मिनिमम 15 लगेंगे जब 1000 से तो ज्यादा मेंबर है लेकिन 5000 से कम मेंबर है। और यदि मान लीजिए आपकी पब्लिक कंपनी में 5000 से ज्यादा मेंबर है मित्रों, तो फिर उस केस में आपको 30 मिनिमम मेंबर लगेंगे फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम। आगे इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखना भाई, इस पे खून की लकीरें मार्क कर देना। ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं?
भाई सही में मत करना, अदरवाइज आपके घर वाले मुझे बुला लेंगे कि ये टीचर है या पता नहीं क्या है। चलो देखो यहाँ पे ये क्या बोलता है, द टर्म मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एज मेंशन अबव रेफर टू द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ बिजनेस ऑन द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। मतलब ये लोग पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, प्रॉक्सी नहीं चलेगा रे, प्रॉक्सी नहीं चलेगा रे बाबू, खुद पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। और देखो आगे इन्होंने क्या बोला है, एडजर्नमेंट मीटिंग ड्यू टू वांट्स ऑफ कोरम। यदि मान लीजिए कोरम अवेलेबल नहीं हुई, कोरम प्रेजेंट नहीं हुई, तो आपकी जो मीटिंग है मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। और देखो इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंटेड विद इन, ओ माई गॉड, जैसा हमने बोला वैसा की वैसे लॉ बन गया भाई। अरे मौज करो नलायको, आपको ऐसा कंटेंट एक्सप्लेन करने वाला कहां मिलेगा। जैसा बोला मैंने 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स, हाफ एन आवर भाई। टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग मीटिंग ऑफ द कंपनी, 30 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, करेक्ट। आगे क्या बोलता है देखो ध्यान से देखना, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजॉर्न टू द सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम एंड सेम प्लेस। सब चीज सेम होना चाहिए, मतलब देखो ना यार, सब चीज सेम होना चाहिए का मतलब क्या, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, और कब, नेक्स्ट वीक। एंड आगे इन्होंने क्या बोला है, और टू सच अदर डेट एंड सच अदर टाइम एंड प्लेस एज द बोर्ड में डिटरमाइन। मतलब कंपनी के बीओडी के पास में लाला पावर है कि वो क्या कर सकते, इस सेम को ना चेंज भी कर सकते। तो ये पावर किसके पास है, कंपनी के बीओडी के पास है। आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, पॉइंट नंबर बी, द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय रिक्विजनिस्ट। ये रिक्विजनिस्ट कौन होते हैं मैं आपको बताऊंगा, अंडर सेक्शन नंबर 100 हम लोग पढ़ेंगे। जब हम अपन लोग ईजीएम पढ़ेंगे ना मालिक, तब ईजीएम में अपन बात करेंगे कि ये रिक्विजनिस्ट लोग कौन होते हैं भाई, और रिक्विजनिस्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि रिक्विजनिस्ट का मतलब क्या होता है। बट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 103 आप इतना समझ लो कि रिक्विजनिस्ट का मतलब होता है याचनाकर्ता, जिन्होंने डिमांड करी है कि मालिक आप हमारे बिहाफ पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जी एक मीटिंग कंडक्ट कर दो। और जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी भाई, घर का भेदी लंका ढाए, जिन लोगों ने बोला था आप हमारे इंटरेस्ट के लिए, हमारे पर्पस के लिए, हमारे मकसद के लिए, हमारे इरादों को फुलफिल करने के लिए आप कंपनी की मीटिंग कॉल करो, और पता लगा जिन्होंने मीटिंग कॉल करने की एप्लीकेशन दी थी ना, वो नालायक ही मीटिंग अटेंड करने नहीं आए। ये समस्या है। तो अब उस केस में जो रिक्विजनिस्ट है, यदि वही कोरम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाए भाई, तो उस केस में वो क्या हो जाएगी, वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। एंड आगे इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एडजर्न मीटिंग or of any changes of day, time, place of the meeting under clause A, the company shall give not less than, बाप रे बाप, 3 days notice to the member, either individually देना है या फिर by publishing an advertisement in newspaper। एक होगा अंग्रेजी न्यूज़पेपर में और दूसरा कहां पे होगा, वर्नेक्युलर में। एक कहां पे होगा मालिक, अंग्रेजी न्यूज़पेपर में, और एक कहां पे होगा, वर्नेक्युलर न्यूज़पेपर में। आपको यहां पर नोटिस देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट दे देनी पड़ेगी कि मालिक जो प्रीवियस हमने नोटिस दिया था अंडर सेक्शन 101, 102, अब उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, डेट चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गया है, या टाइम चेंज हो गया है, या कोई मैटर भी इंक्लूड कर लिया है नया। तो एटलीस्ट 3 दिन पहले, जिस दिन आपकी मीटिंग एडजर्न मीटिंग है, उसके पहले आपको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एंड आगे इन्होंने क्या बोला है, आगे इन्होंने बोला है भाई कि वर्नेक्युलर लैंग्वेज कौन सी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंध, कौन सी, तो जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, उस रजिस्टर्ड ऑफिस के सिचुएटेड की लोकेशन में जो रीजनल लैंग्वेज, जो देहाती लैंग्वेज यूज की जाती है, उस लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में आपको ऐड देना है। एंड आगे इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना, वेयर कोरम इज नॉट प्रेजेंटेड इन द एडजर्न मीटिंग विद इन हाफ एन आवर, देन द मेंबर प्रेजेंट शैल फॉर्म द कोरम। यदि और रिमेनिंग मेंबर नहीं आते भाई विद इन हाफ एन आवर, एडजर्न मीटिंग में भी नहीं आते, तो भाई जो जितने मेंबर आए हुए हैं ना, उनको ही हम लोग कोरम मान के क्या कर लेंगे, वहां पे मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। पर सब्जेक्ट टू कंडीशन 1 से ज्यादा होना चाहिए। यदि 1 से कम है तो फिर अगेन वहां पर वो मीटिंग क्या हो जाएगी, अगेन एडजर्न हो जाएगी, अगेन कैंसिल हो जाएगी, और फिर अब उस मीटिंग का क्या होगा मालिक, वो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सो ये प्रोविजन आपको ध्यान रखना है। एंड यू नो व्हाट, ये एक एग्जाम्पल है, बेसिकली ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि आपको एज एन एक्सरसाइज करना है। ये एग्जाम्पल, ये आंसर, अगेन ये एग्जाम्पल, ये उसका आंसर आपको एकदम प्रॉपर मैनर में यहां पर दिया हुआ है। तो देखो अब एक चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी, हम लोगों को मीटिंग कंडक्ट करना थी, नोटिस दे दिया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे दिया, कोरम भी प्रेजेंट हो गई सेक्शन नंबर 103 में। अब जब सब चीजें स्टार्ट हो गई है,
मीटिंग की सारी रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने फुलफिल कर दिया है, तो अब एक जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है उस मीटिंग को सक्सेसफुली चलाने के लिए, वो आती है उस मीटिंग के सभापति की। सर बोले राष्ट्रपति सुना, घर बार के पति सुने, ये सभापति कौन हो गया? तो मित्रों, सभापति मतलब होता है यहां पर चेयरमैन। और चेयरमैन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मीटिंग को सक्सेसफुली इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ लॉफुल मैनर, एक सिस्टम से चलाने के लिए उस मीटिंग का क्या होना चाहिए? एक चेयरमैन होना चाहिए। तो जो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग है, उस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर जो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग होगा ना, वो कौन होता है? तो देखो बाबू, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि जो मेंबर वहां पर प्रेजेंट होते हैं ना, जो मेंबर लोग प्रेजेंट होते हैं मालिक, वो मेंबर लोग क्या करते हैं, अपने में से किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो एज एन चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग जो है वो अपॉइंट कर देते हैं। एंड वो चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट करेंगे? वहां पर वोट देके अपॉइंट करते हैं। एंड वोट कैसे देंगे वहां पे? या तो बाय शो ऑफ हैंड देंगे, या तो बाय पोल देंगे, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर उस पर्टिकुलर मीटिंग के चेयरपर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड रही बात कि सर चेयरपर्सन के पास में ऐसी क्या सुपीरियर पावर होती है, तो देखो यार, चेयरपर्सन की दूसरी सुपीरियर पावर के बारे में तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन एक स्पेशल सुपीरियर पावर के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक चेयरपर्सन के पास में क्या स्पेशल सुपीरियर पावर होती है। आपको पता है, चेयरपर्सन मेंबर्स के बीच में से ही सिलेक्ट किया हुआ एक पर्सन होता है। एंड कहीं ना कहीं वो कंपनी का मेंबर भी होता है, जिसके पास में अपने खुद का एक वोटिंग राइट होता है, जिसके पास में अपने खुद का एक वोटिंग राइट होता है। एंड यू नो व्हाट, इन केस ऑफ इक्वल वोट, ओ माय गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल वोट? आपको पता है, यदि कंपनी में कोई रिजोल्यूशन पास करना था और उस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए फेवर में भी 50% वोट आ गए और अगेंस्ट में भी 50% वोट आ गए। समझने की कोशिश करना, 100 लोग थे, 100 में से 50 ने फेवर में वोट कर दिए एंड 100 में से 50 ने क्या कर दिए? अगेंस्ट में वोट कर दिए। तो जब 100 में से 50 ने फेवर में वोट कर दिए और 50 ने अगेंस्ट में वोट करे, तो मामला टाई टाई फिश हो गया। एंड उसमें हमारा एक चेयरपर्सन भी था, जो कि या तो जिसने फेवर में वोट किया होगा या अगेंस्ट में वोट किया होगा। अब आपको पता है, चूंकि वहां पर रेजोल्यूशन पास नहीं हो पा रहा है, क्यों? बिकॉज इक्वालिटी ऑफ वोट्स, वोट्स की इक्वालिटी हो गई है। एंड रेजोल्यूशन तो तभी पास होगा जब किसी भी एक साइड ज्यादा वोट आएंगे और दूसरी साइड कम वोट आएंगे। तो अब जब इक्वल वोट की सिचुएशन राइज हो जाती है मालिक, तो उस केस में हमारा चेयरपर्सन जन्म लेता है और वो चेयरपर्सन दोबारा वोट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड कास्टिंग वोट। तो भाई हमारा जो चेयरपर्सन होता है, वो चेयरपर्सन सेकेंड कास्टिंग वोट करने की पावर रखता है। एंड सेकेंड कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है कि वो एक बार तो वोट कर चुका है, लेकिन ड्यू टू इक्वल वोट अब उसके पास में एक और राइट है कि वो दोबारा वोट करेगा, और जिस साइड वो वोट करेगा उस तरीके का वो रिजोल्यूशन या तो पास होगा या फेल होगा। फेवर में वोट कर दिया तो 51 वोट फेवर में, अगेंस्ट में वोट कर दिया तो 51 वोट अगेंस्ट में हो जाएंगे, और वो रिजोल्यूशन उस पर्टिकुलर मीटिंग में फेल हो गया। मतलब कंपनी अब उस पर्टिकुलर मैटर के साथ में आगे नहीं बढ़ सकती है। साथ ही साथ कंपनी के चेयरपर्सन को ये पावर होती है कि कंपनी का चेयरपर्सन उस मीटिंग में किन किन बातों को इंक्लूड करना है, किन किन बातों को एक्सक्लूड करना है, किसको बोलने की कितनी फ्रीडम देनी है, परमिशन देनी है, उन सारी चीजों को भी डिस्कस करता है। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं, ये तुमने कभी लाइव चेयरपर्सन या चेयरमैन को देखा होगा, तो हमारी जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में भाई जो स्पीकर लोग होते हैं, मतलब जो बैठते हैं, जो लोगों को चुप बिठाते हैं, जो कांग्रेस वालों को बोलते हैं चुप बैठ जा भाई, जो बीजेपी वालों को बोलते हैं भाई शांति रख ले, तो जिस तरीके से वो पार्लियामेंट को कंडक्ट करते हैं, अपनी स्पीकर की भूमिका निभाते, जैसे सुमित्रा महाजन जी थे। आज के समय में यदि मैं बात करूं तो जो हमारी लोकसभा है, उस लोकसभा के जो स्पीकर है वो है ओम बिरला जी। तो जैसे उन लोगों का काम होता है, वैसे ही एक कंपनी में चेयरमैन का काम होता है। तो दोस्तों, हम इस चेयरमैन वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। केवल और केवल मैं आज के इस लेक्चर में आपको इसका बेसिक मीनिंग पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेयरपर्सन या चेयरमैन। बाकी का डिस्कशन आप लोगों को एक बार रीड करके आना है। एंड जब भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले यारो, जितना हम लोगों ने इस चेयरमैन चेयरपर्सन के बारे में बात किया है ना, हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। बट पहला टास्क आपका रहेगा, एक बार आपको इसको रीड करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं और फटाफट से देखते हैं कि बेसिक मीनिंग ऑफ द चेयरपर्सन क्या होता है। सेक्शन नंबर 104 बात करता है विथ रिस्पेक्ट टू चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। और देखो क्या बोला इन्होंने, सेक्शन नंबर 104 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 seeks to provide that
अनलेस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज, जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कुछ और नहीं बोला है, द मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शैल इलेक्ट अमंग देमसेल्फ टू बी द चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड। सिंपल सी बात है भाई, हम लोग उसको कैसे सिलेक्ट कर लेंगे? शो ऑफ हैंड। किस में से सिलेक्ट कर लेंगे? अपने जो बीच के मेंबर है उन बीच के मेंबर में से ही उनको अपन सिलेक्ट कर लेंगे और बोल देंगे भाई कि ये क्या है, हमारा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग है। तो भाइयों जरा सा इसके नीचे का डिस्कशन है, एक बार थोड़ा होमवर्क करने की कोशिश करो भाई, पका पकाया माल आपको हर बार मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो एक बार आप इसको होमवर्क में करो। मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में, चेयरमैन के साथ ही स्टार्टिंग करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, सी यू सून।